हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो बैक्टीरियल कल्चर है उसके बारे में या माइक्रोबियल न्यूट्रिशन एंड बैक्टीरियल कल्चर इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। कुछ उसके टॉपिक्स थे जिसमें आपको पढ़ना था पर्टिकुलर मीडिया के कॉम्पोजिशन क्या क्या होते हैं। वो जो कॉम्पोजिशंस हैं वो अगर एक्चुअली देखा जाए तो याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, जब आप प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ करते हैं तो आपको एक पूरा का पूरा उसका जो कॉम्पोजिशन है, कंटेंट है, उसके थ्रू उसके लिए एक पेपर मिलेगा आपको, जिसमें सारे के सारे कॉम्पोजिशन जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स है, उसमें लिखा रहेगा और कितनी मात्रा में ऐड करना है वो लिखा रहता है। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए आपको इस चीज़ को पूरी तरह से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जनरली प्रैक्टिकल्स में ये चीज़ें दी रहती हैं, मेंशन की गई रहती हैं कि आपको क्या चीज़ें यूज़ करनी है। अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक नया टॉपिक नए कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज़ बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस। अब ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली हमें देखना है कि जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज़ हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज़ हैं, वो कौन से होते हैं। उनमें से कुछ बैक्टीरियाज़ हैं जिनके बारे में हम देखेंगे, उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो कैसे डिज़ीज़ कॉज करते हैं, कौन सी डिज़ीज़ कॉज करते हैं और उन बैक्टीरिया में ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो कि वो डिज़ीज़ कॉज कर सकते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया के रूप में वो ग्रो करते हैं या पैथोजेनिक बन जाते हैं। ठीक है, तो मेडिकल इम्पॉर्टेंस वाले बैक्टीरियाज़ के बारे में हम पढ़ेंगे जिनका मेडिकली बहुत इम्पॉर्टेंस है, जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं और इन बैक्टीरियाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी और बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। ठीक है, तो मेडिकल इम्पॉर्टेंस बैक्टीरिया स्टार्ट करने से पहले कुछ पुराने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम याद करें। बैक्टीरिया को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। अगर आपने पिछले बैक्टीरिया के वीडियोस देखे होंगे तो आपको याद होगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम उनके सेल वॉल या सेल एनवेलप के स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन के आधार पर डिवाइड करते हैं। वैसे बैक्टीरिया जो क्रिस्टल वॉलेट का स्टेन ले लेते हैं वो ग्राम पॉजिटिव हो जाते हैं, और जो क्रिस्टल वॉलेट का नहीं लेके सैफ्रोनिन स्टेन लेते हैं वो ग्राम नेगेटिव हो जाते हैं, और अपने जो सेल वॉल कॉम्पोजिशन है उसके आधार पे वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में डिवाइड होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे बैक्टीरियाज़, कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज़ के बारे में, कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज़ के बारे में, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, कौन से टाइप के डिजीज़ कॉज करते हैं और उसका कोई क्योर है नहीं है, क्या है, इनके बारे में देखेंगे। आज जो सबसे पहला हम बैक्टीरिया देखेंगे वो है माइक्रोकोकस। आज के वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो है माइक्रोकोकस बैक्टीरिया। ओके, सो माइक्रोकोकस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, सो सबसे पहली चीज़ लिखो कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। दूसरा, ये जो है इसको माइक्रोकोकाई भी बोलते हैं। अब यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो नोन एज माइक्रोकोकाई। अब ये जो कोकाई वर्ड आया, आप क्लासिफिकेशन में याद रखना कि जब हमने कोकाई पढ़ा था इसका मतलब था राउंड शेप्ड बैक्टीरिया। इसका क्या मतलब था? राउंड शेप्ड बैक्टीरिया। तो ये राउंड शेप के बैक्टीरियाज होते हैं जो कोकाई बैक्टीरियाज होते हैं। ओके, सो ये जो माइक्रोकोकस है वो राउंड शेप का बैक्टीरिया होगा। इसका साइज़ अगर अपन देखें तो ये 0.5 से लेकर 3.5 माइक्रोमीटर तक इसका साइज़, जो इसका डायामीटर है वो वैरी कर सकता है। ये इसका डायामीटर, ठीक है, 0.5 से 3.5 माइक्रोमीटर के बीच में। So micrococcus, it is a gram positive bacteria and it is also known as micrococci। कोकाई से याद रखना कि राउंड शेप्ड बैक्टीरिया जो है उनको अपन कोकाई बोलते हैं। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं दे आर मोटाइल एज वेल एज, मैं ये मिटाता हूँ, इसको मैं ऊपर लिख दूंगा, मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल। यहाँ पे माइक्रोकोकस और यहाँ पे ये भी लिख दो कि ये
राउंड शेप्ड के होते हैं, दे आर राउंड शेप्ड. सो ग्राम पॉजिटिव ऑल्सो नोन एज माइक्रोकोकाई, दे आर मोटाइल, MOTILE मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल. मोटाइल नॉन मोटाइल मतलब का मतलब मूवेबल होंगे या फिर नॉन मूवेबल. मोटाइल मतलब मूव करने वाले, मूवमेंट करने वाले, ठीक है, और नॉन मोटाइल मतलब मूवमेंट नहीं करने वाले. उसके आगे अपन देखते हैं, दे आर बेसिकली एरोबिक, they are basically aerobic and sometimes they are facultative aerobic. Aerobic and they are something facultative aerobic. मतलब facultative anaerobic मीन्स कि ये जनरली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन जो इनके अंदर होगा या एनर्जी जो आएगी वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आएगी. बट कभी कभार जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तब भी ये रेस्पायर कर लेंगे, या ऑक्सीजन जब कम होगा तब भी ये अपने मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट कर लेंगे. पर ऑक्सीजन की कमी में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन जब होता है तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है. यहाँ फैकल्टेटिव एनारोबिक जब कंडीशन आएगी तो वहाँ पे अपन देखेंगे कि इस प्रोसेस में फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा जहाँ से एनर्जी ये गेन करेंगे, ठीक है. यहाँ एरोबिक में फर्मेंटेशन नहीं होता है, ठीक है. एरोबिक और फैकल्टेटिव एरोबिक देख लिया. उसके बाद इनको देखते हैं अपन, दे आर कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, दे आर कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स. फिर हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था पहले की क्लासेस में, जहाँ पे हमने दो पार्ट्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, एक ऑटोट्रॉफ एक हेट्रोट्रॉफ, ठीक है. ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ में डिवाइड किया था, और ऑटोट्रॉफ को फर्दर अपन ने डिवाइड किया था फोटोलिथोट्रॉफ्स में या फिर फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स में. ऑटोट्रॉफ्स को अपन लिथोट्रॉफ्स भी बोलते हैं और ऑर्गेनोट्रॉफ्स बोलते हैं अपन हेट्रोट्रॉफ्स को. हेट्रोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? जो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते, वो किसी और कंपाउंड पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने भोजन के लिए. तो कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स मतलब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनका ऑक्सीडेशन करके रिड्यूस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन करके ये जो ऑर्गेनिज्म है अपना एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है. रिड्यूस्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन करके ये ऑर्गेनिज्म अपना जो एनर्जी है वो प्राप्त करते हैं, ठीक. अब आगे चलते हैं अपन कुछ इनके और पॉइंट्स देखते हैं माइक्रोकोकस के बारे में. नेक्स्ट आगे अगर अपन देखें माइक्रोकोकस के कुछ और पॉइंट्स तो उनमें आएगा नेक्स्ट. सो यहाँ पे अपन देखें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. जैसे सबसे पहला कि दे हैव साइटोक्रोम, दे हैव साइटोक्रोम, इनके पास साइटोक्रोम प्रेजेंट है. साइटोक्रोम एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है एक तरह से, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, या फिर सच बोले तो एनर्जी लिबरेशन. एनर्जी जो है जिस फॉर्म में एनर्जी है उसमें से मतलब कोई भी एनर्जी, जैसे मान लो कि आपके पास डायरेक्ट एटीपी एनर्जी नहीं है, जैसे आपने ईटीसी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा होगा. ईटीसी में क्या होता है? ईटीसी में ये होता है कि, या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि आपके पास क्या रहता है? NADH रहता है या फिर आपके पास FADH रहता है. ये दोनों आपको क्रेब्स साइकिल से मिलता है, ठीक है. तो ये दोनों चीज़ जो मिलती है आपको, इन दोनों चीज़ में ताकत होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने की, क्षमता होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने की. उसको यूटिलाइज कौन करता है? फिर वहाँ पे क्या कहते हैं, आपके जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो यूटिलाइज करके उससे ATP निकालते हैं. तो यहीं पे साइटोक्रोम का फंक्शन होता है कि जो आपके पास केपेबल सब्सटेंस है उससे ATP निकालना, ठीक है. तो ये बेसिकली हेल्प करता है एनर्जी लिबरेशन में, बेसिकली हेल्प करता है एनर्जी लिबरेशन में. नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं साइटोक्रोम के बाद कि दे कंज्यूम ऑक्सीजन एंड कैरी आउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तब ये तो ठीक है, आपको पता है कि एरोबिक भी है तो दे कंज्यूम ऑक्सीजन एंड कैरी आउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड हैव ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म. ये सिर्फ यहाँ पे इतना लिख दो काफ़ी है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म. मतलब ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म यहाँ पे मतलब है एरोबिक मेटाबॉलिज्म बोलना, एरोबिक मेटाबॉलिज्म. ऑक्सीडेटिव का मतलब
एरोबिक मेटाबॉलिज्म यहाँ पे बोलना है कि एनर्जी के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है इन माइक्रोकोकस बैक्टीरियाज को। उसके आगे अपन देखते हैं कि कुछ जो स्पीशीज़ हैं जो कि फर्मेंटेशन से अपनी एनर्जी गेन करती है एनारोबिक प्रोसेस में, जब रेस्पिरेशन होता है तब। तो कुछ स्पीशीज़ जो हैं वहाँ पे फर्मेंटेशन भी होता है, ठीक है, कुछ स्पीशीज़ में फर्मेंटेशन होता है, वो भी आप यहाँ पे लिख दो। इन anaerobic condition, in anaerobic condition some species, in anaerobic condition some species also do fermentation, you also gain energy from fermentation. In anaerobic conditions, some species obtain energy by fermentation. फर्मेंटेशन प्रोसेस से एनर्जी कुछ स्पीशीज़ गेन करते हैं जब ऑक्सीजन की कमी होती है एनवायरनमेंट में, इनके पास ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्पीशीज़ है ये स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करती है, ये जो स्पीशीज़ है किसी भी टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद देखें अपन कि दे कैन ग्रो इन 5% NaCl, सोडियम क्लोराइड 5% रहेगा, वहाँ पे ये ग्रो कर जाएंगे। उसके बाद जो G और C कंटेंट है इनके डीएनए में, मतलब गुआनिन और साइटोसिन का जो कंटेंट है इनके डीएनए में, वो 30 to 35% पाया जाता है। जो डीएनए बेसिस में G और C का कंटेंट है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ G and C कंटेंट इज़ 30 to 35% in DNA basis is 30 to 35%, ठीक है। 30 से 35% इनके डीएनए बेसिस में गुआनिन और साइटोसिन का कंटेंट होता है। जो डीएनए पूरा बेस होगा, जो डीएनए का पूरा चेन होगा, उसमें गुआनिन साइटोसिन कंटेंट कितना होगा, 30 to 35%, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं हम यहाँ पे इनके। तो यहाँ पे ये जो पाए जाएंगे, कहाँ कहाँ पाए जाएंगे उसके बारे में देखो। तो ये जो है ये बेसिकली आपके डस्ट में भी, सॉइल में भी और वाटर में, तीनों जगह ये पाए जा सकते हैं, ठीक है। ये तीनों जगह पाए जाएंगे, डस्ट में भी, सॉइल में भी, वाटर में भी। तो उसके बारे में आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ये जो है they can found in water, dust and soil। ये जो है वाटर, डस्ट और सॉइल तीनों जगह पाए जा सकते हैं। और यहाँ पे इनके पास कैटालेज एंजाइम भी है, वो प्रेजेंट रहता है। दे हैव कैटालेज एंजाइम, दे हैव कैटालेज एंजाइम। ये कैटालेज एंजाइम क्या करता है? ये जो कैटालेज एंजाइम है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होगा, जो एनवायरनमेंट में बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर ऑक्सीजन का कहीं मात्रा है या ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट होगा। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें तोड़ेगा। H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसको H2O और O2 इन दो में तोड़ेगा, ठीक है। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये H2O वाटर या फिर ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करेगा। उसके आगे अपन देखते हैं कि इनके जो कॉलोनीज है वो देयर कॉलोनीज मे बी रेड, ऑरेंज या फिर येलो, ऑरेंज और येलो।
इनकी जो कॉलोनीज़ है वो रेड, ऑरेंज या फिर पीले कलर की, येलो कलर की भी मिल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जो एम ल्यूटियस है वो येलो कलर का होता है। येलो कलर की बात करें तो एम ल्यूटियस, एम स्टैंड्स फॉर माइक्रोकोकस ल्यूटियस। एम ल्यूटियस जो है वो येलो कलर का होता है। उसके बाद एम रोसियस जो है वो रेड कलर का होता है। रेड की बात करें तो एम रोसियस, ये जो है वो रेड कलर का होता है। सो एम रोसस, ROSUS, एम रोसस जो है वो रेड कलर का होता है। इनकी कॉलोनीज़, मतलब सिंगल नहीं बोल रहा मैं, कॉलोनीज़ जो है रेड कलर की होती है। सो देयर कॉलोनीज़ में भी रेड, ऑरेंज और येलो। उसके आगे अपन देखते हैं कि ये जो है वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड नहीं होते, मतलब स्पीशीज़ जो हैं, जीनस में जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड। एक जीनस है आपका माइक्रोकोकस, उसके अंदर जो स्पीशीज़ आती है वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड नहीं होती, सिर्फ 50% के आसपास उनके बीच में रिलेशन पाया जाता है। तो स्पीशीज़ आर नॉट क्लोजली रिलेटेड, अबाउट 50% सिमिलैरिटी, दे कैन शो ओनली अप टू 50% सिमिलैरिटी। स्पीशीज़ शो अप टू, स्पीशीज़ शो अप टू 50% सिमिलैरिटी, स्पीशीज़ शो अप टू 50% सिमिलैरिटीज़। तो जो स्पीशीज़ हैं वो लगभग 50% सिमिलैरिटी शो करती हैं माइक्रोकोकस जीनस के। उसके आगे अपन देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ अनकंडीशनल ओडोर और रिस्पॉन्सिबल फॉर अनप्लीजेंट ओडोर इन योर स्किन। मतलब अब आपके स्किन में कई बार जैसे फुंसियाँ हो जाती है, कुछ पस जमा हो जाता है, ऐसा अपन बोलते हैं ना, पस जमा हो जाता है जिसको निकाल देते हो या फोड़ देते हो, कुछ ऐसा करते हो, तो वो सारे जो स्किन के डिजीज़ेज़ है, वो सारी जो स्किन के डिफेक्ट्स आते हैं, स्किन में ये सारी चीज़ें जो होती है, जमा होती है, वो क्या होता है, जब स्वेट ग्लैंड को है ना, स्वेट ग्लैंड को ये अल्टर करते हैं। जो स्वेट, जहाँ पसीना निकलना चाहिए, वो पसीने की जगह वहाँ पे वो फुंसी हो जाती है, फोड़े हो जाते हैं। तो वो जो होता है वो होता है आपके इस माइक्रोकोकस बैक्टीरिया के कारण, जो स्किन के अंदर डिजीज़ क्रिएट करता है। तो इस चीज़ को लिख लेना कि स्किन के अंदर ये डिजीज़ क्रिएट करता है, और ये जो डिजीज़ होती है, अगर आपको जो फुंसी हो जाती है, ये सब जो होता है वो इस बैक्टीरिया के कारण होता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्वेट है, आपके अंदर से जो स्वेट निकलता है, जो पसीना निकलता है, ये उसके साथ कुछ रिएक्शन करता है और उसको उस पस में कन्वर्ट कर देता है, जो कि निकलता है आपके शरीर से। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद अपन देख लेते हैं कि ये जो है कैन ईजिली ग्रो इन लो सॉल्ट कंसंट्रेशन। लो सॉल्ट कंसंट्रेशन में, लो वाटर कंसंट्रेशन में इजीली ग्रो हो सकते हैं, एंड लो वाटर कंसंट्रेशन। सो लो सॉल्ट और लो वाटर कंसंट्रेशन में ये इजीली ग्रो कर सकते हैं ये बैक्टीरियाज। तो उसके आगे अपन देखते हैं कुछ जो बैक्टीरियाज है, इसमें कुछ मीज़ोफाइल्स होते हैं और कुछ साइक्रोफाइल्स होते हैं। अब मीज़ोफाइल्स, साइक्रोफाइल्स एक बार और आप पिछले बार पढ़ चुके हो, पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो मीज़ोफाइल्स और सैक्रोफाइल्स क्या होता है। मीज़ोफाइल्स वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि मीडियम टेम्परेचर पे 20 to 40 या 45 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है, उस मीडियम टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। और साइक्रोफाइल्स होते हैं वो, या फिर क्रायोफाइल्स बोल सकते हो, जो कि बहुत एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर -20 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर, उस पर ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, सो दे आर बेसिकली मीज़ोफाइल्स और सैक्रोफाइल्स, या फिर इसको क्रायोफाइल्स भी बोलते हैं। जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन से शब्द है क्रायोफाइल्स। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब किसी चीज़ को बहुत ठंडी जगह पे या बहुत ठंडे टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना। तो क्रायो प्रिजर्वेशन से सैक्रोफाइल्स या क्रायोफाइल्स आप इसको बोल सकते हो। उसके आगे अपन देखते हैं कि माइक्रोकोकस जो है वो कई सारे पॉल्यूटेंट्स के बायोडिग्रेडेशन में भी काम आता है, या फिर डिटॉक्सिफिकेशन के काम आता है। कई सारे पॉल्यूटेंट्स हैं ऐसे जिनका बायोडिग्रेडेशन या फिर डिटॉक्सिफिकेशन, ये मैं लिख नहीं रहा पर आप इसको नोट डाउन ज़रूर करना कि जो माइक्रोकोकस बैक्टीरिया है ये कई पॉल्यूटेंट्स के
डिग्रेडेशन और डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब उसके अंदर से टॉक्सिक ख़त्म करना और उसको डिग्रेड करना, डिकम्पोज करना, इसके लिए काम आता है ये माइक्रोकोकस बैक्टीरिया। कई पॉल्यूटेंट्स को डिग्रेड या फिर डिटॉक्सिफाई ये करते हैं। उसके आगे अपन देखते हैं कि अभी कुछ स्टडीज़ चल रही थी, कुछ रिसेंट स्टडीज़ में HIV में, जो HIV होता है उसके अंदर, जो HIV से क्या कहते हैं पेशेंट्स हैं, मतलब एड्स जिनको हुआ है, जिन पेशेंट्स को HIV से इन्फेक्टेड है, उनके अंदर इस माइक्रोकोकस बैक्टीरिया की एक स्पीशीज़ पाई गई है जिसको माइक्रोकोकाई मॉर्टस बोला गया है। यहाँ पे माइक्रोकोकाई मॉर्टस या माइक्रोकोकाई मॉर्टस MORTUS, ये जो बैक्टीरिया है ये HIV पेशेंट्स में पाया गया है रिसेंट रिसर्चेज में। ठीक है, तो माइक्रोकोकाई मॉर्टस ये एग्ज़ाम में आ सकता है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स हो तो उसमें आ सकता है कि रिसेंट स्टडीज़ में HIV पेशेंट्स में किस टाइप के बैक्टीरिया की स्ट्रेन पाई गई है, कौन से टाइप का बैक्टीरिया पाया गया है, तो वो है माइक्रोकोकाई मॉर्टस। माइक्रोकोकाई मॉर्टस, ठीक है। recently found in HIV patients, HIV पेशेंट्स में ये रिसेंटली पाया गया है। ठीक है, और इसके बारे में और एक चीज़ लिख लो, फ्रीक्वेंट म्यूटेटर। अपन अभी कोविड-19 हर जगह फैला हुआ है, कोरोना वायरस फैला हुआ है। कोरोना वायरस की एक स्पेशलिटी जिस कारण से उसका जो दवाई है, उसकी जो वैक्सीनेशन है वो नहीं इजीली आ पा रही, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो भी फ्रीक्वेंट म्यूटेटर है, बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं, बहुत जल्दी अपना स्ट्रक्चर, अपना शेप, ये सब चेंज करते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज करते हैं। तो जो कोई फ्रीक्वेंट म्यूटेटर होता है, मतलब कि बहुत जल्दी म्यूटेशन जिसके अंदर हो रही है, जिसके अंदर बहुत जल्दी उसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर की जो भी कॉम्पोजिशन है वो जब चेंज हो रही है इतनी जल्दी, तो उसके लिए दवाई बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है। इस कारण से अभी तक कोरोना वायरस के खिलाफ एक प्रॉपर दवाई नहीं बन पाई है, उसके म्यूटेशन के कारण, जितनी जल्दी वो म्यूटेट हो रहा है। ठीक है, सो ये जो माइक्रोकोकाई मॉर्टस है, जो कि अभी HIV पेशेंट्स में रिसेंट रिसर्चेज में पाया गया है, उसके अंदर जल्दी म्यूटेशन होता है, और इसी कारण से अभी फ़िलहाल इस जो बीमारी है इसकी भी कोई, अब क्या कहते हैं, अभी तक कोई दवाई नहीं बनाई जा सकी है। सो ये था आपका माइक्रोकोकस के बारे में। ये तो माइक्रोकोकाई मॉर्टस, ये तो ऐसे एज फॉर जनरल नॉलेज बता दिया गया। सो माइक्रोकोकस के बारे में ये था कि माइक्रोकोकस जो है वो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है। जनरली जब आपके स्किन पे कुछ इन्फेक्शन टाइप की चीज़ें होती है वो इस बैक्टीरिया के कारण हो जाती है। स्वेट से क्या कहते हैं रिएक्शन करता है, जो पसीना आता है उसके अंदर शरीर से रिएक्शन करता है, और रिएक्ट करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देता है, जो कि पस के फॉर्म में यहाँ पे जमा हो जाती है, और उसके बाद वहाँ पिंपल्स हो सकते हैं और उससे वो बाहर निकल जाता है। सो इसके बारे में हमने जो डिटेल्स थी वो देख ली माइक्रोकोकस बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हमें स्टेफाइलोकोकस के बारे में पढ़ना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा और आपको वीडियो समझ में आया होगा, सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है माइक्रोकोकस का वो आपको समझ में आया होगा। सो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।